हेलो फ्रेंड्स। इस इंडियन पॉलिटी एनसीईआरटी के सीरीज़ में अभी हम स्टार्ट करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको मॉडल रिफॉर्म भी कहा जाता है। और उसके बाद हम देखेंगे मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कैसे आते हैं। तो ये लेक्चर थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट हम इसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसलिए देखेंगे क्योंकि जो मॉडल रिफॉर्म था और मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स था, इससे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो हम देखते हैं जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको मॉडल रिफॉर्म कहते हैं, इसमें क्या क्या आया था। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम देख सकते हैं ये था कि जो सबसे पहला एलिमेंट ऑफ इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो एलिमेंट ऑफ इलेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस्ड, यानी सबसे पहली बार जो इलेक्शंस का जो एलिमेंट था उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ठीक है, 1909 में। उसके बाद हम देखेंगे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको बड़ा कर दिया गया। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसको बड़ा कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा चीज़ जो हम इसमें देखेंगे, ये आप समझो एक काइंड ऑफ फीचर्स ऑफ 1909 एक्ट की बात कर रहे हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। मॉडल रिफॉर्म के हम दो चीज़ देखें कि जो इलेक्शन जो था उसको इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार, और दूसरी बार यहाँ पे जो किया गया, दूसरी चीज़ जो की गई वो थी लेजिस्लेटिव काउंसिल को बड़ा कर दिया गया। अब जो मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करते थे उसको भी इंक्रीज़ कर दिया गया। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे जो मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे उनको बढ़ा दिया गया। चौथी बड़ी चीज़ क्या हुई, ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसको बढ़ा दिया गया, इसमें इंडियंस का पार्टिसिपेशन होने लग गया, यानी अब इसमें इंडियंस भी होते थे। यानी हम ये लिख सकते हैं शॉर्ट में कि इंडियंस इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। काफ़ी बड़ी चीज़ हमको देखने को यहाँ पे मिलती है कि सबसे पहली बार इलेक्शन हुआ, उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल को बड़ा कर दिया गया, उसके बाद जो मेंबर्स थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उसको बढ़ा दिया गया, और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे उसमें इंडियंस का भी पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो जाता है। और पांचवा जो सबसे बड़ा चीज़ देखने को मिलता है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये जो 5 पॉइंट जो सबसे बोलते हैं, हम वो कह सकते हैं कि सबसे बड़ी चेंजेस जो हमको देखने को मिले थे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में, वो ये थे। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि इसमें क्या हुआ था। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो साइज़ थी लेजिस्लेटिव काउंसिल की, सेंट्रल लेवल पे हो चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पे हो, वो दोनों ही इंक्रीज़ कर दी गई। ठीक है, यही बात हमने पढ़ा कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो इनलार्ज हो गई, बट किस किस लेवल पे। तो यहाँ पे किस किस लेवल पे, सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों लेवल पे। यानी हम कह सकते हैं एट सेंट्रल लेवल और प्रोविंशियल लेवल, दोनों ही लेवल पे बड़ी हो गई। इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज रेस्ड फ्रॉम 16 to 60। ठीक है, तो ये 16 से 60 कर दिया गया। पहले 16 हुआ करती थी, अब 60 हो गई। और नंबर ऑफ मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे वो कोई यूनिफॉर्म नहीं था। यानी आप नहीं कह सकते हो कि 45 मेंबर्स ही होंगे या 50 मेंबर्स ही होंगे, कोई यूनिफॉर्म नंबर नहीं था। तो जो नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नंबर हुआ करता था, मेंबर्स होते थे, नंबर ऑफ मेंबर्स होते थे, वो कोई यूनिफॉर्म नहीं होता था। It retained the official majority in the Central Legislative Council but allowed the Provincial Legislative Council to have non-official majority। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, तो हमने पहले देखा यहाँ दो तरह के लोग अब यहाँ बैठ रहे थे, एक थे ऑफिशियल, ठीक है, दूसरे थे नॉन ऑफिशियल। ठीक है, तो जो ऑफिशियल मेंबर थे ये लेजिस्लेटिव, जो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में थी उसमें मेजॉरिटी में थे। अभी ऑफिशियल्स नॉर्मली कौन होते थे, ब्रिटिशर्स होते थे।
ठीक है। अब ये जो नॉन ऑफिशियल होते थे ये इंडियंस होते थे जिनको नॉमिनेट किया जाता था वाइसरॉय के द्वारा। तो ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनकी जनसंख्या कहाँ पे बढ़ाई गई, वो मेजोरिटी में कहाँ पे थे, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये जो हमारी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, यहाँ पे हमारे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ये मेजॉरिटी में थे, ये आ गए अपने मेजॉरिटी में। ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं आगे और कि इट इनलार्ज्ड द डेलिबरेटिव फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द बोथ द लेवल्स। ऑब्वियसली बात है, जो फंक्शंस थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के उसको काफ़ी डेलिबरेटली इन बढ़ाया गया। क्या क्या था एग्जाम्पल में देखो, जैसे मेंबर्स वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, मतलब जो मेंबर्स थे चाहे वो ऑफिशियल हो चाहे वो नॉन ऑफिशियल हो, वो दोनों ही क्या कर सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते थे। मूव रिजोल्यूशंस ऑन बजट एंड सो ऑन। देख रहे हो आप, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे हमको ध्यान रखने वाली है कि जो रिजोल्यूशंस थे बजट पे उसको मूव किया जा सकता था, उस पर वोटिंग की जा सकती थी। ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं जो इट इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। यानी सेपरेट इलेक्टोरेट का जो डिमांड था मुस्लिम लीग के द्वारा, ये जो हम मुस्लिम लीग थी उस टाइम मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, तो इन्होंने जो रेस किया था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का। अब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या है, एक मुस्लिम है और एक हिंदू कम्युनिटी है। तो अब यहाँ पे सीन क्या है, ये हुए हमारे इलेक्शंस। तो जो इलेक्शंस है इसमें ये जो मुस्लिम है वो अपना एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव चुनेगा और उसको वोट देगा, और वो चुन करके हमारे इलेक्शन से चुन के जाके पार्लियामेंट या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा। इसी तरह से हिंदू को चुनेगा और वोट देगा, यानी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। जो मुस्लिम्स थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है। अंडर दिस मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स। देखो, मुस्लिम वोटर्स जो थे वो सिर्फ मुस्लिम मेंबर्स को चुनेंगे और वो आगे जाके रिप्रेजेंटेशन करेगा उनका। सो ये जो एक्ट था इसको लीगलाइज कर दिया। किसको लीगलाइज कर दिया इन लोगों ने, कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया। कम्युनलिज्म, ये पॉइंट आप याद रखना, जो कम्युनलिज्म है अब ये लीगलाइज हो चुकी है। किसके कारण, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 मॉडल मिंटो रिफॉर्म के कारण। और जो लॉर्ड मिंटो थे इनको कहा जाने लगा फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है। और इसमें अगर हम और डिटेल्स में जानना चाहें कि और क्या क्या चीज़ें हुआ था तो एक बार वापस से क्विक रिकैप करते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इट रिप्रेजेंटेड द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट आफ्टर द एक्ट ऑफ 1892। ये जो 1892 का एक्ट आया था, हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट देखने गया। यानी हम कह सकते हैं आफ्टर 1892 का जो एक्ट आया था ये एक अलग ही टाइप का, एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट था। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट था। ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा, तो दूसरा इंपॉर्टेंट ये पढ़ा जो प्रोसेस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन था उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में। यानी ये जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ठीक है, ये हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रोसेस, एक सेकंड, ये जो प्रोसेस किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्रोसेस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रोसेस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट हुआ, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो साइज़ थी, चाहे वो स्टेट लेवल की बात करें या सेंट्रल लेवल की बात करें, इन दोनों में ही बढ़ा दी गई। ठीक है। तो पहले कितनी थी, 16 थी, अब ये कितनी हो गई, 60 मेंबर्स की हो गई। ठीक है। बट अगर हम प्रोविंशियल की बात करते हैं, अगर हम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मेंबरशिप थी ये बहुत ही
वैरी करती थी, ठीक है। 16 से 20 मेंबर कर दिए गए, और प्रोविंशियल लेवल पे जो मेंबरशिप थी, जो मेंबर्स की काउंटिंग थी, एवरेज नंबर ऑफ काउंटिंग थी, वो यूनिफॉर्म नहीं थी, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला और क्या ऐड किया गया इंपॉर्टेंट था। तो इस एक्ट के द्वारा जो फंक्शन था लेजिस्लेटिव काउंसिल का, ठीक है, विच वॉज लाइक एनी मेंबर हैड द राइट टू मूव अ रेजोल्यूशन फॉर मेकिंग अ चेंजेस इन द टैक्सेस, ठीक है। इट स्टार्टेड अ डिस्कशन ऑन बजट and it started resolution can be moved for the same with the right to ask supplementary questions. So this was the provision that was added. मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का फंक्शन होता है, फंक्शन में क्या होता है, तो फंक्शन में ये होता है, इट वॉज राइट टू मूव अ रिजोल्यूशन। जो रिजोल्यूशन मूव करने का है ना, रिजोल्यूशन समझ रहे हो आप, मतलब जैसे कोई एक बिल आता है, उसको पेश किया जाता है, उस पर रिजोल्यूशन मूव किया जाता है, तो राइट टू मूव अ रिजोल्यूशन, ठीक है, किसमें, टैक्सेस में बदलाव के लिए, फॉर मेकिंग चेंजेस इन टैक्सेस, टैक्सेस में बदलाव लाने के लिए जो रिजोल्यूशन था वो पास कर सकते थे, डिस्कशन कर सकते थे बजट के ऊपर। यहाँ पे हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि अब डिस्कशन किया जा सकता था ऑन बजट। जैसे अभी हम डिस्कशन बजट पे करते हैं, हमारी वित्त मंत्री आते हैं और बजट के बारे में बताते हैं, हमारा क्या बजट है। हमेशा आप देखोगे 1 फरवरी को आती है निर्मला सीतारमन, आती हैं जो भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और वो आके बजट पेश करते हैं पूरे साल भर के लिए। तो उसी बजट की बात कर रहे हैं कि इस बजट को डिस्कस भी किया जा सकता था, ठीक है, और इसी के ऊपर रिजोल्यूशन भी पास किया जा सकता था, रिजोल्यूशन को भी मूव किया जा सकता था इसके ऊपर, ठीक है। और तीसरा चीज़, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आस्क किया जा सकता था, पूछा जा सकता था, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था, ठीक है। इस काउंसिल एक्ट के अनुसार जो ऑफिशियल मेजॉरिटी थी, ठीक है, इट वॉज केप्ट इनैक्ट इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट इन अदर हैंड if we look at the non-official majority in the provincial legislative council, मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो ऑफिशियल मेजॉरिटी थी वो ज़्यादा थी, इट वॉज, हम यहाँ पे डाल सकते हैं ग्रेटर देन का साइन, इट वॉज ग्रेटर इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। बट वहीं अगर हम किसकी बात करते हैं, नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी की, तो ये ज़्यादा थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। अब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो स्टेट्यू बोल सकते हैं ना, द स्टेट्यू जो रेज होती है, जो नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, उसको बढ़ा दिया गया। सबसे पहली बार इंडियंस को अलाउ किया गया कि वो ज्वाइन कर सकते हैं वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, समझे, मतलब ये जो इंडियंस थे, यानी हम जो थे इंडियंस थे, ये फर्स्ट टाइम, ठीक है, यह बात याद रखना है, ये जो फर्स्ट टाइम था, इट वॉज द फर्स्ट टाइम, फॉर फर्स्ट टाइम इंडियंस को फर्स्ट टाइम कहाँ पे एंट्री मिली, इनको एंट्री मिली वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और गवर्नर की काउंसिल में, ठीक है। सो इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम अलाउड टू ज्वाइन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और इसमें और आगे हम बात करते हैं, तो जो फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम जो इंडियन ने ज्वाइन किया
सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसराइज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज अ लीगल मेंबर। क्या नाम है इनका? इनका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, आप इसको मार्क कर सकते हो। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये कौन है? तो ये फर्स्ट इंडियन है टू ज्वाइन वाइसराइज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज अ लीगल मेंबर, ये भी ध्यान रखना है ना, एज अ लीगल मेंबर। ओके, उसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और देखा। क्या देखा? सेपरेट इलेक्टोरेट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट को स्टैब्लिश किया गया इंडिया में एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लेजिस्लेशन, जिसका मतलब ये है कि जो मुस्लिम मेंबर्स हैं वो सिर्फ मुस्लिम को ही इलेक्ट कर सकते हैं और मुस्लिम वोटर्स उनको ही वोट देंगे। सो इसको हम एक आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि जो कम्युनलिज्म थी ये अब हो चुकी थी लीगलाइज्ड। मुस्लिम्स जो थे दे कैन वोट, किसको? दे कैन वोट और इलेक्ट अ मुस्लिम मेंबर। ठीक है, और उस टाइम के वाइसरॉय कौन थे हमारे देश में? वाइसरॉय, तो उस टाइम हमारे वाइसरॉय थे लॉर्ड मिंटो। इसको आप याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड मिंटो जो थे उस टाइम के वाइसरॉय थे, और लॉर्ड मिंटो को क्या बोला गया? इनको बोला गया, टैग दिया गया, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स। इसी टाइम पे आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो यहाँ पे हमको शिमला डिपुटेशन देखने को मिलता है। शिमला डिपुटेशन, आप इसको डिटेल में चाहो तो हिस्ट्री में पढ़ सकते हो, बट हमारे पॉलिटी पर्सपेक्टिव से इतना जानना जरूरी है कि लॉर्ड मिंटो जो थे इनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाता है। ही वॉज द एग्जिस्टिंग वाइसरॉय एट दैट टाइम, और कम्युनलिज्म जो था उसको लीगलाइज किया गया, जैसे मुस्लिम जो है एक मुस्लिम मेंबर को ही वोट कर सकते थे। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1900 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सॉरी, इट वाज इंडियन काउंसिल, इट वाज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। यहाँ हमारा ये पॉइंट ख़त्म होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बोला गया। ध्यान रखना, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था इट वाज इंडियन काउंसिल एक्ट, राइट? इट वाज इंडियन काउंसिल एक्ट, इट वाज सी इट इज़ इंडियन काउंसिल एक्ट। बट अभी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? इट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। अब इसमें क्या होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ 1919 में? इसको भी हम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, तो बात है अगस्त 20, 1917 की। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में आए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो जो मेन इंटेंशन था बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म वाज टू स्टेटली इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एसोसिएशन विद द ब्रिटिश एम्पायर। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बोले कि जो पहली बार आप एक ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं जिससे आपके देश में यानी इंडिया में हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आएंगे। ओके, और इसमें इसका कोई एसोसिएशन जो है ब्रिटिश एम्पायर के साथ नहीं होगा। ठीक है, विदाउट। तो अब देखो यहाँ पे सीन क्या है, इन्होंने हमको बोला कि इसका एसोसिएशन नहीं होगा, बट एक्चुअली इट वाज व्हाट, इट वाज, वन सेकेंड, या इट वाज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एसोसिएशन विद ब्रिटिश एम्पायर। मतलब हम आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आ रहे हैं,
बट हम इस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि आपका एसोसिएशन ब्रिटिश एम्पायर के साथ होता है या चेंज होता है, ठीक है। अब इसमें कैसे होता है, क्या होता है, हम इसको ज़रा एक बार डिटेल में हम देख सकते हैं। तो कुछ फीचर्स की बात करते हैं जो इंट्रोड्यूस कराया गया था इस एक्ट के द्वारा, ठीक है। सो सबसे पहले हम कह सकते हैं जो डायआर्की था, डायआर्की प्रोविंशियल काउंसिल में लाया गया। डायआर्की जो था, आप यहाँ पे डायआर्की इन प्रोविंशियल काउंसिल में लाया गया, ठीक है। दूसरा क्या लाया गया, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो था अब रिजर्व्ड और ट्रांसफर लिस्ट में जाएगा, यानी जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं इनको रिजर्व कर दिया गया, वह रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड, यानी दो लिस्ट बना, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड लिस्ट, उसमें प्रोविंशियल सब्जेक्ट को डाल दिया गया। तीसरा मुद्दा सबसे बड़ा क्या हुआ, पहली बार बाई कैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन को इम्प्लीमेंट किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखना। फॉर द फर्स्ट टाइम बाईकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है, तो आप कह सकते हैं कि जो नई जो स्टेटस बनी, इसे कह सकते हैं कि ये दो प्राइमरी सेंटर पीसेस थे एक नई स्टैट्यू के, ठीक है। यानी एक नई स्टैट्यू जो बनी है उसके ये प्राइमरी सेंटर पीसेस थे, कौन कौन सा, बाईकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन, ओके। चौथा सबसे बड़ा चीज़ क्या हुआ, तो चौथा हुआ द लेजिस्लेशन एस्टैब्लिश द लंदन बेस्ड पोस्ट ऑफ हाई कमिश्नर्स टू इंडिया इन यूनाइटेड किंगडम। ये जो लेजिस्लेशन आया इससे इस्टेब्लिश किया गया लंदन बेस्ड पोजीशन फॉर हाई कमिश्नर टू इंडिया, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम आगे नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं कि अलॉन्ग विद द मुस्लिम्स द स्कोप ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वॉज एक्सपैंडेड टू इंक्लूड सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। मतलब मुस्लिम्स के साथ साथ अब जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें सिख भी आएंगे, इंडियन क्रिश्चियंस भी आएंगे, एंग्लो इंडियंस भी आएंगे और यूरोपियंस भी आएंगे। मतलब जो 1909 में आया था कि मुस्लिम अपने एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को चुनेगा ड्यूरिंग द इलेक्शन, यहाँ पे क्या होगा कि एक हिंदू जो इंडियन क्रिश्चियन होगा वो इंडियन क्रिश्चियन को चुनेगा, एक सिख जो है वो सिख को चुनेगा, एक एंग्लो इंडियन जो है वो एंग्लो इंडियन को चुनेगा, और एक यूरोपियन जो है अपने एक यूरोपियन रिप्रेजेंटेटिव को चुनेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नाउ अलॉन्ग विथ मुस्लिम्स scope of communal representation was expanded। अभी एक्सपैंड किसके में हो गया था, ये एक्सपैंड कर दिया गया था, और एक्सपैंडेड टू इंक्लूड किसको इंक्लूड किया गया, सिख को इंक्लूड किया गया, ठीक है। इसको आप याद रख सकते हैं, इंडियन क्रिश्चियंस को ऐड किया गया, ठीक है। उसके बाद एंग्लो इंडियंस को ऐड किया गया और यूरोपियंस को ऐड किया गया, ठीक है। तो मतलब जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कम्युनलिज्म का जो सिस्टम लाया गया था, कम्युनलिज्म को लीगलाइज किया गया था, अब उसको और उसके और सब ब्रांचेस बना दिए गए, वो और भी ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा सेंट्रल और प्रोविंशियल बजट को सेपरेट कर दिया गया। बहुत बड़ा पॉइंट है, आप इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सेंट्रल और प्रोविंशियल बजट है ये सेपरेट हो चुके थे। पहले एक जगह बनता था बजट दोनों का ही, प्रोविंशियल हो या सेंट्रल लेवल का हो, अब सेपरेट हो गया है, ठीक है। और आखिरी पॉइंट अगर हम बोलें जो इम्पॉर्टेंट है कि अंडर दिस एक्ट देयर वाज अ प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन इन 1926, ठीक है। तो
क्या किया गया, छठा पॉइंट हो जाएगा हमारे पास क्या, कि देयर वॉज ए प्रोविजन, देयर वॉज ए प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट of central public सर्विस कमीशन। और इसके द्वारा क्या किया जाता था, इसके द्वारा सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट किया जाता था, ठीक है। 1926 में आया था, भले एक्ट 1919 में, बट इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1926 में। और इसके लिए ली कमीशन बनाई गई थी, ठीक है, तो इसको याद रखना है, ली कमीशन बनाई गई थी, और ली कमीशन के रिकमेंडेशन पे हमारा सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया 1926 में, ठीक है। तो अगर हम वापस से इसको थॉरली पढ़ें तो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स जो थे, इसको ऑथराइज कर दिया गया कि वो लॉ बना सकते हैं रेस्पेक्टिव ऑफ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। यानी अभी हमने देखा ना कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की बात करते थे, यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स और में ही हमने रिजर्व्स और ट्रांसफर सब्जेक्ट बना दिया गया। यानी जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है। तो उस टाइम पे रिजर्व और ट्रांसफर लिस्ट तो हो गई थी प्रोविंशियल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ही बात बोल रहा है, जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था उसको ऑथराइज कर दिया गया कि वो लॉज बना सकते हैं इन देयर रेस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। हाउएवर द गवर्नमेंट कंटिन्यूड टू बी सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व लिस्ट में, अभी हमने पढ़ा। उसके बाद जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था वह टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। तो जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होगा उसमें उसका एडमिन कौन होगा, एडमिनिस्टर कौन करेगा, गवर्नर खुद करेगा, और उसमें उसको हेल्प करेंगे कौन करेंगे, मिनिस्टर्स करेंगे, ठीक है। कौन से मिनिस्टर्स करेंगे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये जो रिजर्व सब्जेक्ट्स होते थे, यहाँ हमने ट्रांसफर सब्जेक्ट की बात कर ली ना, ठीक है, हम रिजर्व सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो रिजर्व सब्जेक्ट होते थे वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर। देखिए यहाँ भी गवर्नर कर रहा है एडमिनिस्टर और यहाँ भी गवर्नर कर रहा है एडमिनिस्टर, तो डिफरेंस क्या है, एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर सब्जेक्ट में गवर्नर और मिनिस्टर्स, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। और दिस ड्यूअल सिस्टम जो गवर्नेंस का था, ये जो ड्यूअल सिस्टम बना, इसको ही हम डायआर्की कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखने की वाली बात है कि जो ट्रांसफर सब्जेक्ट होता था इसमें गवर्नर, देखो इसमें क्या होगा, ट्रांसफर लिस्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ट्रांसफर की बात किया, इसमें कौन कौन आएगा, अपना गवर्नर आ गया, प्लस यहाँ पे कौन आया, ट्रांसफर में आ गया अपना गवर्नर, ठीक है, ये रहा गवर्नर, मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्लस मिनिस्टर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। बट अगर हम रिजर्व की बात करते हैं, रिजर्व में क्या होगा, रिजर्व में एक कॉमन चीज़ रहेगी, गवर्नर कॉमन रहेगा, बट यहाँ पे हम गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर लिस्ट में गवर्नर और मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और रिजर्व में गवर्नर प्लस उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल रोल प्ले करती है, ठीक है। और यही जो ड्यूअल सिस्टम होता है इसी को हम क्या करते हैं, डायआर्की सिस्टम, ओके। उसके बाद हम एक और चीज़ देखते हैं कि जो बाईकैमरलिज्म है इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया। डायरेक्ट इलेक्शन जो है कंट्री में, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसलिए जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसको रिप्लेस कर दिया गया एक बैकैमरल लेजिस्लेचर से, ठीक है, जिसमें अपर हाउस होगा जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहेंगे, और एक लोअर हाउस होगा जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहेंगे। यानी अभी हमारे अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो राज्यसभा और लोकसभा है ना, राज्यसभा एंड लोकसभा है। तो इसी तरह से उस टाइम पे अगर हम कंपेयर करें तो अपर हाउस जिसको अभी हम राज्यसभा कहते हैं दैट वाज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और अभी का
जो लोअर हाउस जिसको हम लोकसभा कहते हैं उस टाइम का लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स जो बोथ हाउसेस की बात करते हैं वो चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मेजोरिटी ऑफ जो मेंबर्स होते थे, ठीक है, उनको चुना जाता था डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं जो है कि इट रिक्वायर्ड दैट द 3 ऑफ द 6 मेंबर्स ऑफ द वाइसरॉय काउंसिल अदर देन द कमांडर इन चीफ वर टू बी इंडियंस। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 6 मेंबर हुआ करते थे, ये जो 6 मेंबर्स हैं, इन 6 मेंबर्स में से जो 3 मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे? इंडियंस होंगे। कमांडर इन चीफ को हटा दो, कमांडर इन चीफ कौन होता था? वाइसरॉय खुद ही होता था, मोस्टली वाइसरॉय खुद ही होता था, तो वाइसरॉय को हटा दो, ठीक है। उन बचे हुए 6 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स जो है हो गए वो इंडियन होने चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इट एक्सटेंड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अभी हम जैसे बात किए, कैसे बात किए कि सिख की बात की, उसके बाद हमने क्रिश्चियन की बात की, एंग्लो इंडियंस की बात की और यूरोपियंस की बात की, इनके लिए वहीं सेपरेट इलेक्टोरेट वाला मसला आ गया। उसके बाद इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू द लिमिटेड मेंबर्स ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और द एजुकेशन। मतलब जो फ्रेंचाइज था उन लिमिटेड मेंबर्स को दे दिया गया। किस बेसिस पे दिया जाता था? तो वो आदमी कितना प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा है, अगर कोई ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा है मीन्स उसको फ्रेंचाइज दे दिया जाएगा। और अगर किसी का एजुकेशन बहुत अच्छा है, एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ा लिखा है, तो उसको फ्रेंचाइज ग्रांट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला है इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस फॉर द हाई कमीशन। ये देखिए हमने ऑलरेडी पढ़ा कि एक हाई कमीशन के लिए एक नई ऑफिस बनाई गई फॉर इंडिया इन लंदन। देखो लंदन की बात कर रहे हैं, लंदन में एक हाई कमिश्नर की नई ऑफिस बनाई गई स्पेसिफिकली इंडिया के लिए, एंड ट्रांसफर टू हिम सम ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जो अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था उसके कुछ फंक्शंस जो है वो अब हाई कमिश्नर के हाथ में ट्रांसफ़र कर दी गई। और अगला है कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया जो 1926 में इम्प्लीमेंटेशन में आया, ठीक है। इसमें सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट किया जाता था, ठीक है। तो उसके बाद अगला देखते हैं कि जो सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट। हमने यहाँ बात किया था कि बजट 2 होगा, अब सेंट्रल के लिए अलग बनेगा और प्रोविंशियल यानी स्टेट्स के लिए अलग बनेगा, यही बात हम यहाँ कर रहे हैं। उसके बाद इट प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ इट्स कमिंग इनटू फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि अब आगे अपना साइमन कमीशन आने वाला है ना। साइमन कमीशन आएगा और साइमन गो बैक के जो नारे लगे थे। तो 10 साल के बाद बोला जा रहा है कि एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। एक पहले तो बोला है कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा। स्टैट्यूटरी कमीशन मतलब उनके पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा जो एक कमीशन बनेगा उसको यहाँ पे हम स्टैट्यूटरी कमीशन की बात करते हैं। किसकी पार्लियामेंट्री? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, जिससे वो इंक्वायरी करेगी और रिपोर्ट बनाएगी कि किस तरह से हर 10 साल के बाद जो है किस तरह से इसमें चेंजेस ला सकते हैं, क्या चेंजेस इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, क्या सही होगा क्या गलत होगा इसके डिसीजन मेकिंग के लिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो साइमन कमीशन आएगी तो उसमें हमने देखा कि एक सिंगल इंडियन नहीं था, एक सिंगल इंडियन भी नहीं था। जब एक सिंगल इंडियन भी नहीं है, आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो, आप इंडिया में आके लॉ मेकिंग की बात कर रहे हो, आप रिव्यू कर रहे हो इंडिया के लिए, और आपने एक भी इंडियन को ही नहीं रखा रिव्यू करने के लिए, तो जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट होगी वो किस बेसिस पे होगी? तो इस बात को लेकर के हमारे कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया और आगे जा कर के हमें देखेंगे। तो हमने ये पूरा का पूरा सीन देखा। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, इसमें डायरकी लाया गया। उसके बाद इसके में डायरकी में क्या हुआ? तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर आया, ठीक है। उसके बाद जो गवर्नमेंट का फंक्शन था वो इंडिपेंडेंट था, अलग अलग तरीके से काम करती थी। स्टेट लेजिस्लेचर में अपना खुद का बजट बनाते थे। एग्रीकल्चर को जो है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, इरिगेशन को रिजर्व कर दिया गया। जो रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफ़र लिस्ट की बात करते हैं, ये हमने जो रिजर्व लिस्ट की बात की थी और ट्रांसफ़र लिस्ट की बात करती थी, है ना। ये बहुत डिटेल में हो गया, वैसे आप जाने नहीं भी याद करें तो कोई बात नहीं होगा। तो ये जो अपना एग्रीकल्चर था ये ट्रांसफ़र लिस्ट में चला गया, और रिज़र्व लिस्ट में कौन सा आ गया? तो इरिगेशन आ गया, ठीक है।
तो यह ध्यान रखना है। एग्रीकल्चर और इरिगेशन दोनों एक ही चीज़ें हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन करना पड़ेगा। बट आप देखिए एक विचित्र विडंबना यही है कि रिजर्व लिस्ट में डाल दिया गया इरिगेशन को और ट्रांसफर लिस्ट में डाल दिया गया एग्रीकल्चर को। कोई भी एफर्ट को नहीं लगाया गया। और बोला जाता है कि जो मोस्टली जो वर्किंग ऑफ डायरकी की बात करें, इसको कुछ ज़्यादा डिटेल्स में दे दिया गया। तो आप इसको देख सकते हो ओवरव्यू के लिए, एक माइंड मैप की तरह आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। डिससेटिस्फैक्शन मुस्लिम्स के अंदर था, क्योंकि जो ट्रीटमेंट उनको हो रहा था उनके हिसाब से वो सही नहीं हो रहा था। बहुत सारे जो वॉर के कारण जो अपने को आउटपुट देखने को मिलते हैं, मिजरीज, गरीबी, भुखमरी देखने को मिली। और उस टाइम पे ही अपने होम रूल लीग बनाया गया था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। तो होम रूल मूवमेंट भी उस टाइम पे चल रहा था। ठीक है, चेंजेस क्या क्या लाया, सेंट्रल लेवल पे चेंज हुआ, एग्जीक्यूटिव लेवल पे चेंज हुआ, प्रोविंशियल लेवल पे चेंज हुआ। सेंट्रल लेवल पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर आ गया था। एग्जीक्यूटिव लेवल पे हमने अगर बात करें तो यहाँ पे देखो 2 चेंजेस आया था। क्या आया था, जो इंडियंस थे, जो अगर 6 मेंबर थे उसमें से 3 मेंबर जो थे वो इंडियंस होने थे। किसके, वाइसरॉय काउंसिल के। तो ये देखो 3/6 मेंबर्स जो इंडियंस थे। कोई भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंटर पे नहीं थी। उसके बाद अगर हम तीसरा चेंज जो प्रोविंशियल लेवल की बात करते हैं, तो प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी लाया गया था। और उसके बाद सब्जेक्ट जो थे उसको डिवाइड कर दिया गया रिजर्व लिस्ट में और ट्रांसफर लिस्ट में। रिजर्व लिस्ट में पावर टू लेजिस्लेट जो था वो गवर्नर के पास था, और रिजर्व लिस्ट के अंदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को रिजर्व में डाल दिया गया था। वही ट्रांसफर लिस्ट की बात करते हैं तो पावर टू मेक लॉज जो था इन गवर्नर ऑन एड ऑफ द मिनिस्टर्स चूजन बाय द फॉर द इलेक्शन, ये ट्रांसफर लिस्ट में आ गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से सेंट्रल लेवल में बाइकैमरल स्ट्रक्चर आता है, उसमें काउंसिल ऑफ स्टेट्स बनता है और एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल ऑफ स्टेट्स में 60 मेंबर्स थे और 34 इलेक्टेड थे, जिसमें से उसमें से अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं तो 144 मेंबर्स थे, जिसमें से 104 इलेक्टेड थे और बाकी नॉमिनेटेड और ऑफिशियल मेंबर्स थे। इसी तरह से क्या अच्छा था क्या बुरा था और डायरकी पे क्या ओपिनियन थी, क्या, ये सब चीज़ें आप माइंड मैप में देख सकते हो। बट जो मेन मोटो था हम यहाँ पे सब कुछ देख चुके हैं कि सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर जाती है। यहाँ एम क्या था इनका कि जो एक सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन है उसको बनाया जाए और प्रोग्रेसिव रीगलाइजेशन की जाए। ठीक है, प्रिंसिपल थी कि जो कंप्लीट कंट्रोल था लोकल बॉडीज़ का उनके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये मोटा मोटी इनका पूरा का पूरा माइंड मैप की तरह आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ेंगे और इसके बाद हम इस अपने जो पहला चैप्टर है इसको एंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगला जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसके बाद हम आगे इसमें स्टडी करेंगे।